हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे एक डेनियल सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है, और एक एग्जांपल लिया था हमने डेनियल सेल का। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाफ सेल हम यूज कर रहे हैं वो मेटल मेटल आयन हाफ सेल थे। दोनों ही हाफ सेल मेटल मेटल आयन हाफ सेल थे। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से हाफ सेल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड टाइप ऑफ हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे रिडॉक्स भी बोला जाता है, हाफ सेल। क्या होता है इसमें? लेट्स से ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम, और इस सॉल्यूशन में हमने Fe+2 और Fe+3 दोनों ही पुट कर दिए। सॉल्यूशन जो है वो Fe+2 का भी है और सॉल्यूशन जो है वो Fe+3 का भी है। क्या होगा अब यहां पर? ये जो प्लेटिनम होता है ये इनर्ट नेचर का होता है, इसका ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना इसका रिडक्शन होता है, लेकिन ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। कैसे? लेट्स से आपने इसको किसी और हाफ सेल से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड की तरह एक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये Fe+2 जो है ये इस इलेक्ट्रोड तक जाएगा, मेटल रोड पर, वहां जाके अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाएंगे, लेकिन ये जो Fe+3 है ये वापस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन होगी, और रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। डिफरेंस क्या है मेटल मेटल आयन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में, या जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स हाफ सेल? यहां पर जो मेटल रोड है उसके मटेरियल का कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यानी उसका मास चेंज नहीं होगा। जबकि मेटल मेटल आयन हाफ सेल में या तो मेटल रोड का मास बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि या तो वो डिसॉल्व होगी या डिपॉजिट होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, इसे हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है क्योंकि इसका कोई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए जरूरी कि सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयंस होने चाहिए ताकि उन्हीं का ऑक्सीडेशन हो या उन्हीं का रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन होने पर या रिडक्शन होने पर वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्या क्या लिखना है? तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर प्लेटिनम, जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। प्लेटिनम और सॉल्यूशन के बीच में एक इंटरफेस है, एक वर्टिकल लाइन। सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस है, Fe+2 और Fe+3। हाँ, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरफेस नहीं है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। साथ में आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, इसकी जो भी M1 इसकी M2। अगेन फिर से कहूंगा ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, क्योंकि अंडरस्टूड है एनोड है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Fe+3। क्लियर? बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, जनरल एक डाउट रहता है कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि यहां प्लेटिनम दिखता नहीं है। प्लेटिनम दिखता ही नहीं तो क्लिक ही नहीं करता कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दोनों ही आयंस है तो जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ होगा वो कोई इनर्ट नेचर का होगा, और इनर्ट नेचर की जब भी बात हो तो आप प्लेटिनम वहां पर लिख दो। तो ये समझना होगा कि हाँ, दोनों ही आयंस है, अगर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करो? प्लेटिनम से रिप्रेजेंट करो। राइट? सेकंड पॉइंट, बहुत बार बहुतों को ऐसा लगता है कि यही ऐसा हाफ सेल है जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं। यहां पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ भी हो सकता है। ये हाफ सेल एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी कर सकता है, और मेटल मेटल आयन वाले भी एनोड या कैथोड की तरह एक्ट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? आयंस यहां पर और भी दूसरे हो सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में MnO4- कन्वर्टिंग इनटू Mn2+, इस तरह के आयंस भी हो सकते हैं। अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, 4H2 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो रहा है तो डबल वर्टिकल लाइन के राइट में एक्सट्रीम लेफ्ट राइट पर प्लेटिनम लिख दिया। अब यहां पर MnO4- आयन तो आएंगे,
Mn+2 को भी लिखना होगा, लेकिन ये जो H+ आयन है ये भी यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। जितने भी आयन्स है वो सब यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो MnO4- H+ और साथ में इनकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो Mn+2, इन सब को आपको रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि इन सब की कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो हमें इन सब की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। इन सब पर सेल पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, बट आपको सभी की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ हाफ सेल, रिडॉक्स हाफ सेल या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोल दिया जाता है इसको, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल पर आते हैं। गैसियस इलेक्ट्रोड, हाफ सेल ही है ये भी, जनरली इलेक्ट्रोड वर्ड यूज किया जाता है, हाफ सेल भी लिख देता हूं। यस, इसका एक कॉमन सा मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप कह सकते हैं हाइड्रोजन हाफ सेल। कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें भी एक प्लेटिनम का वायर होता है और इस प्लेटिनम वायर के बॉटम पर एक प्लेटिनम की प्लेट जो है वो अटैच कर दी जाती है। प्लेटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लेटिनम पाउडर, इस पर प्लेटिनम पाउडर की कोटिंग भी कर दी जाती। क्यों की जाती वो भी पता चले। इसके थ्रू हम इसको किसी और सर्किट से, किसी और इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है यहां पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। हाइड्रोजन का जो भी प्रेशर हो, लेट्स से 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, जो भी प्रेशर है उस पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। और यहां पर ये पूरा जो सिस्टम है वो H+ का होता है, H+ के आयंस होते हैं। H+ के लिए आप इसमें HCl डाल सकते हो, HNO3 डाल सकते हो, बट H+ आयंस होने चाहिए। क्या होगा अब यहां पर हम कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पर, प्लेटिनम की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं कि जितनी भी हम भेजेंगे वो सारी एडजॉर्ब हो जाएगी, जितनी हो सकती है वो एडजॉर्ब होगी, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट प्लेटिनम पाउडर से कोटिंग इसीलिए की जाती ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है कह सकते हो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इस प्लेट पर H2 मॉलिक्यूल भी है और H+ आयन भी है। H2 मॉलिक्यूल और H+ आयन हो सकता है यहां पर भी कोई रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये H2 के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे, ट्वाइस H+ +2 इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल जो चेंज हो रहा होगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, H+ में। ऑक्सीडेशन हो रहा तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है, प्लेटिनम का वायर, उसको लिख दिया। इवन प्लेटिनम और जो H2 मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब है उनके बीच में भी एक इंटरफेस है, तो यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन H2, जो भी इसका प्रेशर है P एटमॉस्फेयर, जिस प्रेशर पर आप पास कर रहे हो, क्योंकि कितनी एडसॉर्ब होगी वो इस प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H2 और H+ के बीच में भी एक इंटरफेस है, तो उसे भी एक वर्टिकल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी अगर गैस का, अगर किसी भी गैस का अगर इलेक्ट्रोड बनाना है, H2 हो गया, Cl2 हो गया, इनका अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो तरीका यही होगा, Cl2 गैस पास करेंगे, सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, Cl आयन का, और कोई प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा जिसकी सरफेस पर क्लोरीन जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये है गैसेस हाफ सेल। और अगर यहां पर प्रेशर 1 बार है, प्रेशर 1 बार
और H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1m है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है हम क्या मानते हैं, ये एज ए रेफरेंस हम 0 मानते हैं। क्यों मानते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। तो E0 ऑफ H2 H+ या इसका रिवर्स कर दो, वो क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी रिएक्शन होगी। अब एक थॉट आता है कि कैसे हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं और क्यों हमें इसको रेफरेंस लेना पड़ रहा है, वो एक बार और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको मान लीजिए किसी भी हाफ सेल का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या किया जाता है, इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसे हमें करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये वोल्टमीटर है। मान लेते हैं हमें जिंक का ही, जो जिंक है उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसको जिंक यहाँ पर Zn+2 और Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी ले ली हमने, 1m, इससे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे सर्किट में करंट फ्लो करेगी और वोल्टमीटर अपनी रीडिंग दे देगा। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, E0 से वोल्टमीटर की रीडिंग पता चल जाएगी। उससे हमें क्या पता चल गया, E0 सेल। और ये E0 सेल क्या होगा, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। इन केस ऑफ जिंक ये E0 की वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, ये एग्जैक्ट देता है। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, कह सकते हो एक ही इक्वेशन है। कंफ्यूजन से पहले मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है। वेरिएबल दो है तो किसी एक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए यहां पर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 ले लेते हैं। हाँ बट अब क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ले लेते हैं, ये बात तो समझ में आई, बट यहाँ पर किसको 0 करें, ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को, इनमें से किसको 0 करें। कह सकते तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इधर बना हुआ है, नहीं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये आपको पता चलेगा करंट की डायरेक्शन से। लेट्स से करंट की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन है वो किससे पता चल जाएगी हमें, गैल्वेनोमीटर से। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हुई, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कौन सा डाटा 0 करोगे, यानी यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, E0 ऑक्सीडेशन। ये जिंक का यहाँ से क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज 0.76, यानी करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नहीं तो आंसर में प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। अब जिन जिन हाफ सेल्स का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फिर उसको अटैच कर दो, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। इसको आज 0 करना है, हाँ कि ई ऑक्सीडेशन 0 होगा या ई रिडक्शन 0 होगा, ये हर बार आपको करंट की डायरेक्शन से चेक करना होगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम जितने भी हाफ सेल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इन कंडीशंस पर है, ये इन कंडीशंस पर है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जो हम निकाल रहे हैं वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस पर है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डेटा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इवन प्लेटिनम की जगह अगर आप कोई और मेटल ले लो तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा वेरी कर जाए। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो फिक्स है, प्लेटिनम का वायर ये सब कुछ फिक्स्ड है, आपसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो डेटा हम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर केवल जिंक आयन नहीं होनी चाहिए और कोई आयन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए और कुछ आयंस है तो उसके कारण भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो सकता है, उसके कारण भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो सकता है। तो सही पूछा जाए तो ये डेटा उन्हीं कंडीशंस पर हमें यूज करनी चाहिए जहां पर इसी तरह का कोई सॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में आपने नाइट्रेट आयन और 3-4 आयंस डाल दिए और फिर भी हम कह रहे हैं कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, वो उस सिचुएशन में कुछ और हो सकता है, राइट। तो कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। खैर ये जस्ट मैंने जनरल बात की है,
हमारे लिए तो राइट नाउ यस ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो 3 तरह के हाफ सेल्स हमने डिस्कस की, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, सेकंड था रिडॉक्स हाफ सेल, थर्ड था गैसेस हाफ सेल या गैसेस इलेक्ट्रोड, जहां पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी डिस्कस किया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक, अगर हमें किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, ठीक है, हम ई नोट सेल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, मान लेते हैं आपके पास जो डेटा है वो तो ई नोट का है, क्वेश्चन में जो डेटा आपको दे रखा है वो ई नोट का दे रखा है, और आपने जो सेल बनाया है उसमें कंसंट्रेशन जो है 1 बार या 1 m नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन 0.1 m है या 0.2 m है, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही रहेगा? नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, वो प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ electrode potential with concentration. With concentration, और जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, याद आ रहा है? डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूं NFE NF E नॉट प्लस RT ln Q, माइनस NF को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस, और मैं इसको कन्वर्ट भी कर रहा हूं 0.059 अपॉन n log Q। यस, यहाँ पर हमने टेम्परेचर मान लिया, कितना है 298 केल्विन। तो अगर आपको 1 m कंसंट्रेशन का डेटा पता है तो हम किसी और कंसंट्रेशन पर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें Q की वैल्यू वहां पुट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए ये नस्ट इक्वेशन कैसे लगेगी, तो देखिए ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ जिंक का क्या जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जब जिंक की कंसंट्रेशन 1 m माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन 2 लॉग, रिएक्शन में ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, लेकिन ये सॉलिड है, ये अपीयर ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होगी, तो Zn तो बहुत आसान है, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन पुट कर दो, E नॉट पुट कर दो, E निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पर अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, और ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन की ही होनी चाहिए। बिना रिएक्शन लिखे हुए कभी भी नस्ट इक्वेशन नहीं लिखोगे, रिएक्शन होनी चाहिए फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, सारे डेटा ऑक्सीडेशन के होने चाहिए। और इक्वेशन क्या लगा सकती हूँ, जैसे रिडक्शन हो रहा है 2H प्लस इक्वल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस, ये H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2 रिडक्शन, E नॉट H प्लस H2, हाँ ये अलग बात है कि ये 0 होगा, माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉग। अब यहां पर थोड़ा सा वापस मैं लिख रहा हूं इसको, अब यहां पर ये H2 का प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का, इसका जितनी भी गैसेज है उनको पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, और मोलर आयंस जितने भी हैं उनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है। अच्छा, ये प्रेशर किस यूनिट में पुट करने वाला हूं यहाँ पर,
याद है थर्मोडायनेमिक्स में बताया? यस, बार में। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि लॉग में वैल्यूज है तो एटमॉस्फेयर और बार में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लॉग लेने पर वो डिफरेंस और कम हो जाता है। और यहाँ पर तो ये वैल्यू और किससे डिवाइड हो रही है? 0.059 से। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर आप चाहे एटमॉस्फेयर में या बार में पुट कर सकते हो। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1 बार कह सकते हो। पास्कल में कभी भी पुट नहीं करोगे। एक तरह से आई थिंक थोड़ा रिकॉल करो इक्विलिब्रियम को, तो ये केपीसी टाइप्स केस हो गया। केपीसी जहां पर कुछ डेटा हम प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं और कुछ डेटा हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये रिडक्शन की रिएक्शन। और बाय द वे अगर कोई सेल रिएक्शन है जैसे कॉपर 2+, ये जिंक सॉलिड है, Zn2+ कॉपर। तो अब यहां पर ई सेल अगर आता है तो ये ई नोट सेल -0.059, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन्वॉल्व है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग Zn2+ अपॉन कॉपर। तो अगर ये सेल रिएक्शन है तो ये ई नोट सेल, ये ई सेल। इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन की रिएक्शन को अलग लिखो। ऑक्सीडेशन के लिए नस्ट इक्वेशन लगाओ, रिडक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लगाओ, लेकिन अल्टीमेटली जब ऐड करोगे तो वापस से यही चीज आ जाए, वापस से यही आ जाए। तो क्यों हम दो अलग अलग करें? एक साथ भी कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट सेल रिएक्शन है तो सेल रिएक्शन लिख के ही उस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इन सब में कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.059 की जगह 0.06 अभी आप यूज कर सकते हो राइट नाउ। ऐसा नहीं कि हर जगह मैंने कहा, राइट नाउ आप कर सकते हो यूज 0.06, ठीक है। ई फाइंड आउट करना है, ई नोट दे रखा है।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यही लगाना है आपको क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.06 अपॉन 2 log Zn+2 की कंसंट्रेशन 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.8। सेकेंड पार्ट करते हैं, Cl2 twice Cl minus plus 2 electron, reduction potential Cl2 Cl minus 1.39 minus 0.06 upon 2 log Cl माइनस का स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक होती है, स्क्वायर करना भूल जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl E Cl2 Cl minus 1.39.03 Cl आयन का स्क्वायर 10⁻⁻² डिवाइड बाय 10 तो 10⁻⁻3, ये प्लस हो जाएगा 1.4। थर्ड वन, यहाँ पर केयरफुली चेक करिए, रिएक्शन में रिडक्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और जो डेटा दे रखा है वो किसका है, रिडक्शन का, तो इसको माइनस करना होगा, -0.3 Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन माइनस कर दिया, -0.3 0.06 अपॉन 1 log Fe+3 अपॉन Fe+2 तो 0.01 अपॉन 0.1 रह जाएगा, 10⁻⁻1 आगे आएगा तो प्लस, तो 0.3 माइनस साइन तो है गई, 10⁻⁻1 तो प्लस 0.06, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.24। बी केयरफुल, कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छी तरह से, एरर हो सकती है क्योंकि सारे डेटा जो पॉइंट्स में ही होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी हाफ सेल गिवन है तो हम रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन या किसी और कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर पर निकाला जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं हो हाफ सेल गिवन, कोई सेल भी हो सकता है।
तो यहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, रिडक्शन की रिएक्शन लिखो। पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके साथ में इनकी फिजिकल स्टेट भी हमेशा लिखी, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। राइट नाउ तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो सेल रिएक्शन जो है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वस। ये हमारी होगी सेल रिएक्शन। ई सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये जिंक जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन, तो इसको रिवर्स करना होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 माइनस 0.06। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, 2 अपीयर नहीं हो रहे हैं लेकिन इन्वॉल्व है। लॉग Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर अपीयर नहीं होगा, सॉरी कॉपर सॉलिड अपीयर नहीं होगा डिनोमिनेटर में, कॉपर प्लस 2, जिंक सॉलिड अपीयर नहीं होगा। 0.01 अपॉन 0.1 10⁻⁻1 प्लस हो जाएगा 0.03 यानी 1.13। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो पार्ट तो यही है कि नस्ट इक्वेशन लगाओ, अगर इन सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, ई नोट पता है तो ई सेल निकालो। कभी उल्टा हो सकता है, ई सेल पता है, ई नोट पता है, तो इनमें से हम कुछ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। यानी यही क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर आप ओवरऑल इस पोर्शन को हम देखें, जो मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल में यस और कुछ भी नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। एक तो फॉर्मूला था डेल्टा G = -NFE, एक फॉर्मूला वो था। दूसरा फॉर्मूला आप चाहो तो कह सकते हो ई सेल = ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला ये नस्ट इक्वेशन। इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स इट। आपको इसी तरह से ज्यादा, इनफैक्ट उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन के ही होते हैं, जहां पर आपको आयंस की कंसंट्रेशन पता हो तो ई सेल निकालना है, या ई सेल पता है तो आयंस की कंसंट्रेशन। अब जो भी वेरिएशन यहाँ होता है इस चैप्टर में, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जेई में भी आते हैं और बहुत सारे हैवी सही शीट में। अब जितना भी वेरिएशन यहाँ होगा वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट पर होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट पर कैसे वेरिएशन हो सकता है, बड़ा आसान है। यहाँ पर मैंने आपको जिंक की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दे दी, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है यहाँ पर आपको जिंक का एक्सपेरिमेंटली सॉल्युबल सॉल्ट दे दूं, जिंक हाइड्रोक्साइड या ऐसा कुछ, और उसका केएसपी दे दूंगा। क्या करोगे पहले आप, जिंक हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका केएसपी गिवन है, तो उससे आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकालोगे, जिससे हमें Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। आयनिक पार्ट खत्म हो गया, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, आयनिक पार्ट खत्म हो गया। अब उसके आगे इलेक्ट्रो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर यही करना जो अभी कर रहे थे, बट एक स्टेप बढ़ गई कि पहले केएसपी से आपको Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी, और उस Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, उससे हम ई सेल निकाल सकते हैं, या पूरा क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है। ई सेल आपको गिवन हो सकता है और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट केएसपी। अब कहां से स्टार्ट होगा, ई सेल से पहले आपको इस एनोड पर Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, और जैसे Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन पता चली तो आपको सॉल्युबिलिटी पता चली, और उस सॉल्युबिलिटी से आप केएसपी फाइंड आउट कर सकते हो। यानी अब ये मान के चलिए, अब मोस्टली क्वेश्चन जो हम करेंगे इसी तरह से होंगे। अगर वो आयनिक से स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रो पर एंड होगा, इलेक्ट्रो से स्टार्ट होगा तो आयनिक पर एंड होगा। इनफैक्ट ज्यादातर ये जो कांस्टेंट्स है केएसपी, के, केबी जो हम यूज करते आए हैं अभी तक आयनिक में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही फाइंड आउट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही फाइंड आउट किए जाते हैं। आप आसान होता है और इनसे फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। क्यों? क्योंकि सेल बनाओ, सेल बना के उसका सेल पोटेंशियल मेजर कर लो, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है इतनी सारी वो नहीं होगी। आपको कॉन्सेंट्रेशन ई सेल पता चल गया, और फिर नस्ट इक्वेशन लगा के रिवर्स कैलकुलेशन करके आप ई सेल से आयंस की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन से आप केएसपी, के, केबी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जेई में जब पैराग्राफ आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली पैराग्राफ जो है वो इलेक्ट्रो से ही आता है, क्योंकि इलेक्ट्रो को आप किसी और चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हो, इजीली आयनिक से कर सकते हो। आगे हम देखेंगे डेल्टा जी वाले बात है तो थर्मोडायनेमिक्स से भी कनेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रो को आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स इनसे इजीली कनेक्ट कर दिया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर H प्लस के लिए अब हमने क्या यूज किया, एक वीक एसिड यूज किया HA, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, लेकिन इसका Ka अब हमें निकालना है। जैसे HCl यूज करते हैं उसकी जगह यहाँ पर हम HA यूज कर रहे हैं। अब आपको Ka निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो नस्ट इक्वेशन से आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। इसके साथ में हमने क्या कनेक्ट किया, Ag प्लस। निकालना क्या है, Ka ऑफ वीक एसिड H। ई नोट दे रखा है, ई सेल दे रखा है, इसका आई थिंक ई नोट सबको पता ही है। इसका ई नोट क्या होता है, 0। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। सबसे पहला काम, सिंस ई सेल दे रखा है तो नस्ट इक्वेशन यूज करनी होगी, उसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी होगी। सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, ट्वाइस H प्लस। Ha का कोई रोल नहीं है, H रिडक्शन या ऑक्सीडेशन H प्लस का हो रहा है, तो यहाँ पर बस H2 कन्वर्टिंग टू H प्लस। रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस का, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना हो। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर सकते हो, हाँ, लेकिन अलग से चाहो तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिख रहा है कि ये आपके प्रोडक्ट्स है और ये आपके रिएक्टेंट है। बट हाफ रिएक्शन जरूर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर ई सेल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ई सेल 0.92 इक्वल्स टू ई नॉट सेल, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन ही दे रखा है, तो ई नॉट सेल 0.8 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर 1 बार ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.12 0.06 डिवाइड करोगे 0.12 को 0.06 से तो 2, और ये माइनस साइन है तो -2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस अपॉन G प्लस। एंटी लॉग ले लीजिए तो 10 की पावर -2, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 की Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू 10 की पावर -2, यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 की पावर -3। क्या निकालना था, Ka H प्लस आगे, Ka इक्वल्स टू क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस है, जहाँ पर हमें इस x की वैल्यू पता है 10 की पावर -3, तो डिनोमिनेटर में तो x को नेगेटिव कर सकते हो, K इक्वल्स टू 10। कुछ नहीं है, डेटा थोड़े आसान है, शीट में करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चन से ही होते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। यहाँ मैंने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दे दी, एक स्टेप बढ़ानी तो यहाँ AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल दूंगा, उससे क्या होगा, आपको Ag प्लस KSP गिवन होगा तो उससे आप Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। तो स्टेप्स आपको पता है, हर एक छोटी छोटी स्टेप जो भी यहाँ पर होगी वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस हाँ स्टेप्स दिखनी चाहिए कि कौन सा डेटा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इवन यहाँ पर आयनिक और इलेक्ट्रो को अलग अलग रखें, जैसे यहाँ पर मैंने पहले H प्लस आयन निकाला और उसको यहाँ पुट किया। एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए सब कुछ, कि ऐसा नहीं कि यहीं से फिर HKO को यहाँ पुट करो, नहीं, सीधा सीधा आयन इलेक्ट्रो का काम है। वहां से अगर ई सेल गिवन है तो किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, इलेक्ट्रो पार्ट खत्म, और फिर कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, आयनिक।
यानी क्वेश्चन को एक स्टेप में कंप्लीट नहीं सॉल्व करना, आपको 2 स्टेप में ही सॉल्व करना है। एरर कम होती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है बट एरर के चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और कोई डेटा नहीं गिवन है, केवल यही इंफॉर्मेशन है, ई सेल निकालना है। क्या लगता है आपको, ई नोट चाहिए क्या आपको? जरूरत नहीं है, क्योंकि ई नोट सेल इसका क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू जिंक सॉलिड। अच्छा, यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है रिएक्शन को ऐड करो तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नहीं करना है बिकॉज ये कैथोड है। तो यहाँ पर चाहो तो सब्सक्रिप्ट में C लिख दो, यहाँ C लिख दो, यहाँ A लिख दो, यहाँ A लिख दो, केवल कैंसिल आउट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज करें तो E सेल इक्वल्स टू E नोट सेल, इसका ऑक्सीडेशन और ये इसी का रिडक्शन है, तो यहाँ पर E नोट सेल क्या हो जाएगा, 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, Zn+2 at anode, Zn+2 at cathode, एनोड पर 0.01/2 10⁻⁻2 प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट, फिर कितना बचेगा, 0.06। इन्हें बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण हमें क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, केवल कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल जो भी होंगे उनमें दोनों हाफ सेल सेम होते हैं, उनका ई नोट सेल जो है वो 0 होता है, तो दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पर्टिकुलर यहाँ पर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं C1, यहाँ पर लिख देता हूँ C2। तो अगर हम चाहते हैं कि सेल हमें करंट दे या ई सेल पॉजिटिव हो, अगर हम चाहते हैं कि ई सेल पॉजिटिव हो तो C1 और C2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एनोड पर है, ये C1 ये C2, यानी C1/C2 आएगा, यहाँ माइनस साइन है। अगर हम चाहते हैं ई सेल पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब C1 जो है वो C2 से कम होना चाहिए फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव। ई सेल टू बी पॉजिटिव, ये जो C1 C2 में लिखे तो C1 शुड बी लेस देन C2।
हाँ बट ध्यान रखना ये यूनिवर्सल नहीं है। राइट नाउ ये केटाइंस है, हो सकता है एनाइंस के केस में कुछ और रिलेशन हो, बट हाँ केटाइंस के केस में हमेशा ऐसा ही होगा, जैसे H2 से H+ और H+ से H2, बट एनाइंस के केस में फिर से आपको सॉल्व करके देखना होगा, यही रिलेशन नहीं आएगा। तो इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं, दोनों हाफ सेल सेम हो तो अगर हमें E0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं। इसी तरह के क्वेश्चंस की हमें और प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें यही है। हाँ अभी कुछ और पार्ट भी है, कुछ और हाफ सेल्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए यहीं तक। इससे आगे फिर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।